कक्षा 9 के सभी छात्र एवं छात्राएं ध्यान दें। आज आपको एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पढ़ाया जाएगा जिसमें आपको दोलनी या काल्पनिक गति के बारे में बताया जाना है। तो इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, खास करके कक्षा 9 वालों के लिए, कि इसे बहुत ध्यान से पढ़िएगा और बहुत ध्यान से इसको आपको सुनना है और इस पूरी वीडियो को आपको अंत तक देखना है। तो ध्यान दीजिए, जैसे हमारा सबसे पहला जो इसमें प्रश्न है वो तो ये है कि आखिरकार दोलनी या काल्पनिक गति हम कहते किसे हैं। तो जब कोई पिंड या जब कोई कण या जब कोई वस्तु किसी साम्य स्थिति के इधर उधर यानी अपनी साम्य स्थिति के इधर उधर गति करती है, जब कोई पिंड या जब कोई कण या जब कोई वस्तु अपनी साम्य स्थिति, कौन सी स्थिति? साम्य स्थिति के इधर उधर गति करती है ऐसे ऐसे, तो इस गति को दोलनी गति या काल्पनिक गति कहते हैं। क्या बताओगे? जब कोई पिंड या कण अपनी साम्य स्थिति के दोनों ओर यानी इधर उधर, इधर भी और उधर भी गति करती है, तो उसकी इस गति को हम दोलनी गति या काल्पनिक गति कहते हैं। अब आप कहेंगे कि आखिरकार आपने तो ये कह दिया सर कि साम्य स्थिति के इधर उधर, कौन सी स्थिति के? अब ये है क्या? जो दोलन करने वाली वस्तु जिस निश्चित बिंदु के इधर उधर गति करती है, यानी दोलन करने वाली वस्तु जिस निश्चित बिंदु के इधर उधर गति करती है, उसी को हम उसकी साम्य स्थिति कहते हैं। और दूसरी बात, जब वह अपनी साम्य स्थिति में होती है तो उस समय उस पर कोई तनाव यानी किसी तरफ जाने के लिए अतिरिक्त फोर्स नहीं होता है। यह भी आप ध्यान रखें। और हमेशा वह वस्तु या वह कण या वह पिंड अपनी साम्य स्थिति में ही आना चाहता है। अब देखो, तुमको बताएं इसको एक देसी ढंग से। आपने बचपन में कभी झूला झूला होगा, जैसे कि नीम के डाल में हम लोग डाल देते हैं सावन के महीने में, ध्यान आया? हाँ, वही वाला झूला। तो उसमें देखो एक साम्य स्थिति तुमको बताएं, यानी जब हम झूलना बंद कर देते हैं, यानी पैंग मारना बंद कर देते हैं, तब भी क्या होता है? कुछ देर तक झूला ऐसे ऐसे क्या होता है, जाता है, फिर धीरे होते जाता है, धीमा होता जाता है, एक स्थिति ऐसी आती है कि झूला बिल्कुल टिक जाएगा। अब वही स्थिति है उसकी साम्य स्थिति, और वो डाल दृढ़ आधार है। क्या है? जैसे यहाँ दृढ़ आधार यस है, वैसे वो डाल यह हमारी छत का कड़ा जिसमें हम लोग झूला डालते हैं, याद है ना? हाँ, याद क्या? अभी भी डालते हो? तो वही चीज दृढ़ आधार है। तो हम यह ध्यान देंगे, यहाँ तो ये दृढ़ आधार हो गया। अब ये जहां पर उसमें कोई अपने मन से फिर इधर उधर नहीं जाएगा, फिर एक व्यक्ति आएगा, कोई आपका फिर ऐसे ले जाएगा, फिर ऐसे झूला जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे आएगा, तब कहीं उसका एक चक्कर पूरा होगा। यानी अब इसने देखो ऐसे जाना प्रारंभ किया है, तो ये पहले ऐसे जाएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे, जब यहाँ लौट के आ गया तो उसका एक चक्कर पूरा होगा। एक चक्कर जहाँ पूरा हो गया उसी को एक दोलन कहते हैं। क्या कहते हैं? दोलन या कंपन। तो अब हम इतनी देर में समझ गए कि दोलनी गति या काल्पनिक गति क्या है, कि जब कोई पिंड अपनी साम्य स्थिति के इधर उधर गति करता है तो उसकी इस गति को दोलनी गति या काल्पनिक गति कहते हैं। अब ध्यान दीजिए, दोलन या कंपन क्या है? तो अभी अभी हमने तुमको बताया ही
कि दोलन या कंपन क्या है? दोलन करने वाली वस्तु। दोलन है क्या? दोलन तो आप समझते ही हो कि ये गति ही दोलनी गति है, क्योंकि यहाँ पर जैसे कोई पिंड लटका दिया गया तो अब ये क्या करेगा, हम इसको एक तरफ धक्का देके छोड़ देंगे तो इसमें ऐसे ऐसे दोलन या कंपन होने लगेंगे, ऐसे ऐसे घूमने लगेगा। तो अब वापस आते हैं फिर से कि दोलन क्या है, यानी एक दोलन हम किसे करेंगे। तो ध्यान दीजिए, दोलन का मतलब क्या है कि जब पिंड एक और क्या किया जाता है, विस्थापित, तो वहां फिर पहले इसको ऐसे ले गए तो फिर वहां से ये पिंड यहाँ आया साम्यावस्था में, फिर साम्यावस्था से यहाँ तक आया बिंदु बी तक, फिर बिंदु बी से ए तक गया, यानी जैसे ही उसका एक चक्कर पूरा हो गया, बस उसी को हम क्या बोलते हैं, एक दोलन कहो या उसको एक कंपन कहो। तो आपको ये ध्यान रखना है कि एक दोलन क्या है और एक कंपन एक ही चीज है। यानी जब वस्तु अपनी साम्य स्थिति से पहले इस अपनी अधिकतम विस्थापन की स्थिति तक आए, फिर अधिकतम विस्थापन, भाई अब इससे ऊपर जाने की क्षमता उसकी नहीं, फिर अधिकतम विस्थापन की स्थिति से साम्यावस्था तक आए, फिर साम्यावस्था से अधिकतम विस्थापन, फिर अधिकतम विस्थापन से साम्यावस्था, यानी एक चक्कर पूरा हो गया। जैसे पूरा हो जाएगा उसी को हम बोलेंगे एक दोलन या एक कंपन। अब आगे एक अगली परिभाषा है, आवर्ती गति किसे कहते हैं। तो जब कोई पिंड या जब कोई वस्तु या कण, कुछ भी कह दो, एक निश्चित पथ पर, कैसे पथ पर, एक निश्चित पथ पर एक निश्चित समय अंतराल में बार बार अपनी गति को दोहराता है, तो बस समझ लीजिए वो कौन सी गति का उदाहरण है, आवर्ती गति का। जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, समय निश्चित है, पथ निश्चित है, कौन सी गति, आवर्ती गति। घड़ी की सुई है, मिनट वाली, सेकंड वाली, घंटे वाली, पथ निश्चित है, समय निश्चित है, कौन सी गति हो गई, आवर्ती गति। तो परिभाषा भी अपनी तय हो गई कि जब कोई पिंड एक निश्चित समय अंतराल में एक निश्चित पथ में बार बार अपनी गति को दोहराता है, तो बस उसी गति को तो हम क्या कहते हैं, आवर्ती गति कहते हैं। अब कहोगे सर इतने सारे आपने नीचे नाम और लिख दिए हैं कि ये दोलन काल क्या है, आवर्त काल क्या है, परिक्रमण काल क्या है, कंपन काल क्या है, तो हम आपको बता दें ये सब पर्यायवाची है, एक ही चीज है, वही आवर्त काल है, वही दोलन काल है, वही परिक्रमण काल है, वही कंपन काल है, सब एक ही चीज है। तो ये है क्या, तो इसका एक बहुत सरल जवाब, दोलन करने वाली वस्तु, कौन सी, दोलन करने वाली या कंपन करने वाली वस्तु अपना एक दोलन पूरा करने में, यानी यहां से ए से सी तक जाए, फिर सी से ए तक आए, फिर ए से बी तक जाए, फिर बी से ए तक आए, यानी दोलन करने वाली वस्तु या कंपन करने वाली वस्तु अपना एक दोलन पूरा करने में, एक दोलन का मतलब ऐसे जाए फिर ऐसे आए, फिर ऐसे जाए फिर ऐसे आए, यानी दोलन करने वाली वस्तु अपना एक दोलन पूरा करने में जितना समय लगाती है या जितना समय लेती है उसे उस पिंड का क्या कहते हैं, आवर्त काल या दोलन काल या परिक्रमण काल या कंपन काल। इन्हें सब को हम कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक क्या होता है, सेकंड, ध्यान रखना। यानी आवर्त काल या दोलन काल का मात्रक क्या होगा, सेकंड। आगे देखिए आवृत्ति। आवृत्ति का मतलब ये है कि दोलन करने वाली वस्तु एक सेकंड में जितने दोलन करती है, यानी एक सेकंड में जितने चक्कर लगाती है, उसी को हम उसकी आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति का मतलब है कि जैसे हम कह दें एक सेकंड में हमारा हाथ 10 बार ऐसे ऐसे हो रहा है ऊपर नीचे, तो हमारे हाथ की आवृत्ति क्या हो गई, 10 हर्ट्ज। यानी इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होगा हर्ट्ज। क्या बोलेंगे, हर्ट्ज, ध्यान रखना। या शॉर्टकट में HZ या चक्कर प्रति सेकंड ये भी कह सकते हो।
और इसका प्रदर्शन किससे होगा? स्मॉल एन से। किससे प्रदर्शन होगा? स्मॉल एन से। तो इसका मतलब क्या है? आवृत्ति का तात्पर्य क्या है? दोलन करने वाली वस्तु एक सेकंड में जितने दोलन करती है उसे आवृत्ति कहते हैं। यानी वो संख्या जो एक सेकंड में, मान लो एक सेकंड में ये 15 बार ऐसे ऐसे जाएगा, 15 दोलन पूरे कर लेगा, तो इसकी आवृत्ति क्या हो जाएगी? 15 हर्ट्ज हो जाएगी। तो आवृत्ति की परिभाषा यही है कि दोलन करने वाली वस्तु एक सेकंड में जितने दोलन पूरे करती है उसे उस वस्तु की क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं। इसे एन से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक हर्ट्ज या चक्कर प्रति सेकंड। देखो यहीं पर एक संबंध भी है आवृत्ति तथा आवर्त काल में। अभी अभी हमने बताया कि आवृत्ति का मतलब क्या है कि एक सेकंड में जो दोलनों की संख्या है उसी को तो हम क्या कहते हैं? आवृत्ति। तो आवृत्ति का मतलब ये है कि परिभाषा अनुसार हम ये लिख सकते हैं एन बराबर क्या है? एक सेकंड में लगाए गए चक्करों की संख्या, चाहे हम चक्कर कह दें या दोलनों की संख्या। यानी एन क्या है? एक सेकंड में लगाए गए चक्करों की संख्या या एन दोलनों को पूरा करने में लगा समय। एन दोलनों को पूरा करने में लगा समय कितना सेकंड? एक सेकंड। मतलब तो वही हुआ कि एन क्या है? वो संख्या है एक सेकंड में लगाए गए चक्करों की, यानी प्रति सेकंड लगाए गए चक्करों की। या हम ऐसे कह दें कि एन दोलनों को पूरा करने में, यानी इतने कंपनों को पूरा करने में कितना सेकंड? जैसे हम कहते हैं 10 है संख्या एक सेकंड में चक्करों की लगने वाली है, या हम ये कह देंगे 10 चक्करों को पूरा करने में कितना समय लगा? एक सेकंड। तो नई लाइन से तो एक दोलन पूरा करने में कितना दोलन? एक दोलन पूरा करने में लगा समय। तो बोलो एक दोलन पूरा करेंगे तो उसमें एन का भाग दे देंगे। जैसे कहते 10 चक्कर लगाने में एक लगता है एक सेकंड, तो एक चक्कर लगाने में 1/10, और 10 एक दोलन पूरा करने में जो समय लगता है उसे क्या कहते हैं? आवर्तकाल। आवर्तकाल की परिभाषा क्या बता के आए हो? कि वह समय अंतराल जिसमें कोई दोलन करने वाली वस्तु अपना एक दोलन पूरा कर लेती है उसे उस वस्तु का आवर्त काल या दोलन काल या परिक्रमण काल या कंपन काल कहते हैं। यानी आवर्त काल की परिभाषा है कि वह समय अंतराल या वह समय जिसमें कोई दोलन करने वाली वस्तु अपना एक चक्कर पूरा कर लेती है उसे उस वस्तु का आवर्त काल कहते हैं। तो अब हम इसको प्रदर्शित किससे करते थे? टी से। तो टी बराबर 1/n या n बराबर 1/t। ये संबंध होता है बच्चों किसमें? आवृत्ति तथा आवर्त काल में। t बराबर 1/n या n बराबर 1/t। साम्य स्थिति तुम पहले ही समझ चुके हो क्या है? क्या? दोलन करने वाली वस्तु जिस निश्चित बिंदु के इधर उधर गति करती है उसी को क्या कहते हैं? साम्य स्थिति। विस्थापन। विस्थापन का मतलब है जैसे हम इसको यहाँ तक ले गए, अब यहाँ पर है तो ये जो इसकी स्थिति होगी ये विस्थापन के नाम से जानी जाएगी। मान लो यहाँ से यहाँ तक क्या है? ये विस्थापन हो गया। विस्थापन तो यहाँ तक है लेकिन वो अधिकतम विस्थापन हो गया। तो जो एक ओर का अधिकतम विस्थापन है साम्य स्थिति से, यानी जैसे बिंदु ए से एक ओर का अधिकतम विस्थापन, चाहे इधर का ले लो और चाहे इधर का, अधिकतम विस्थापन का अर्थ जाता है सी तक। तो अधिकतम विस्थापन यानी एक ओर के अधिकतम विस्थापन को मालूम है क्या कहते हैं? आयाम कहते हैं। चाहे आप ए से सी तक जाएं और चाहे आप ए से बी तक जाएं। तो ध्यान रखना, हम इन सब परिभाषाओं को ध्यान रखेंगे। साम्य स्थिति समझते ही हो। हम साम्य स्थिति किसे कहते हैं? यानी वह निश्चित बिंदु जहां से वो दोलन करने वाली वस्तु इधर उधर जिसके
क्या करती है, दोलन करती है, गति करती है। तो बस उसी को साम्य स्थिति और विस्थापन किसे कहते हैं। साम्य स्थिति से एक और हम किसी वस्तु को खींचेंगे तो वो जो आपकी जो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो विस्थापन हो जाएगा। और विस्थापित तो हम उसे आयाम तक कर सकते हैं, आयाम भी एक विस्थापन ही है, बस फर्क ये है कि आयाम अधिकतम विस्थापन है। यानी आयाम यानी एम्पलीट्यूड अगर बोलना है तो ऐसे बोलेंगे कि साम्य स्थिति से एक ओर के अधिकतम विस्थापन को क्या कहते हैं, आयाम कहते हैं। तो बच्चों इस प्रकार से हमने अपने इन छोटी छोटी परिभाषाओं को पढ़ा। दोलनी गति क्या है, काल्पनिक गति क्या है, एक ही बात है। दोलन क्या है, दोलन का मतलब है कि दोलन करने वाली वस्तु जब कहाँ से कैसे गति करती है, यानी दोलन है क्या, इसके बारे में हमने बताया। इसके बाद आवर्ती गति, कुल मिलाकर के हमने इन सभी परिभाषाओं को पढ़ा। दोलन या कंपन का यहाँ पर प्रदर्शन ये है कि अपनी साम्य स्थिति से पहले हम बिंदु सी तक गए, फिर सी से ए तक, फिर सी से ए से बी तक, फिर बी से ए तक, यानी कुल मिलाकर के वह दोलन करने वाली वस्तु जितने जो भी वो कार्य, यानी एक बार एक और अधिकतम विस्थापन तक, फिर वापस साम्य स्थिति तक, फिर साम्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन तक जाने के बाद जब वह वापस अपनी साम्य स्थिति में लौट आती है तो बस इसी को हम एक दोलन कहते हैं या एक कंपन कहते हैं। आवर्ती गति की परिभाषा भी आपने सुनी कि जब कोई पिंड एक निश्चित पथ पर एक निश्चित समय अंतराल में बार बार अपनी गति को दोहराता है तो बस वो गति आवर्ती है। फिर इस दोलन करने वाली वस्तु जितने समय में अपना एक दोलन पूरा कर ले बस उसी समय अंतराल को आवर्त काल। आवृत्ति का मतलब ये है कि एक सेकंड में जो दोलनों की संख्या होती है उसे हम उसकी आवृत्ति कहते हैं, यानी प्रति सेकंड लगाए गए चक्करों की संख्या या किए गए दोलनों की संख्या को हम आवृत्ति कहते हैं। यह संबंध हो गया। और ये आयाम की परिभाषा यानी साम्य स्थिति से एक ओर के अधिकतम विस्थापन को आयाम कहते हैं। तो ध्यान दीजिए बच्चों, इन सब छोटी छोटी परिभाषाओं को आप लोग अच्छी तरह से सुने इस वीडियो के माध्यम से और इसे विधिवत तैयार करें। धन्यवाद।